अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, मईशत को लेकर बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब इशारे कहते हैं और इशारिये कहते हैं। अच्छा, वो यूँ कि जून में बजट हमने पेश करना है और बजट से पहले ज़ाहिर है IMF ने अपनी बहुत सी शराइत पूरी करने को कहा है कि पार्लियामान से आप उनकी मंजूरी दस्ती लें और जून में वो वाला बजट पेश करें जो आपको रिकमेंड किया गया। लेकिन जून में विफाक का बजट आने से पहले KP का बजट आ जाता है और ये शायद हिस्ट्री में ही, तो आप बताएंगे, पहली बार हुआ है कि सूबा अपना बजट अपने ओन पे पेश कर रहा है और उसके अदादो शुमार क्या है, वो किस हद तक पूरे कर सकते हैं, ये आपसे एक और ज़िमनी सवाल होगा। लेकिन मीनवाइल जो SIFC है, कल उसका एक इजलास तलब किया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को पहले मदऊ नहीं किया गया था, जिसको लेकर तोपें जो हैं वो विफाक पर SIFC पर बरसती रहीं KP से। लेकिन फिर यकदम ये ख़बर आई कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब के कहने पर वज़ीर आला KP को मदऊ कर लिया गया है और वो जाएंगे। लेकिन SIFC की परफॉर्मेंस को लेकर एक रिपोर्ट आती है कल। एक सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब, वो ये कहते हैं कि सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हालांकि ये वन विंडो ऑपरेशन इससे कहा जा रहा था और आर्मी चीफ ने अपनी एक मीटिंग में बताया भी था कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो सबसे पहले अफादियत SIFC की, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी बमबारी की जा रही है डायरेक्ट, जैसे ये गैर आईनी इकदाम है। मुझे आपसे ये जानना है कि एक साल के दौरान जो जो वादे किए गए या अहदाफ मुकर्रर किए गए SIFC की जानिब से, वो सारे आपके ख्याल में हासिल हो गए या मईशत में SIFC का किरदार का तयन हो सका? जी बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट आई है जी कि फॉरेन के टोटल इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP जी, वो 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने जी 13% GDP का हिस्सा जी पे आई है। 1973 में बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे। भुट्टो साहब आ चुके थे, मुल्क आधा हो चुका था और सोशलिस्ट एजेंडे के साथ आए थे और बहुत सी नेशनलाइजेशंस शुरू हो गई थी। तो वो ज़माना ऐसा था कि सरमायादारी को बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट पॉलिसी थी और इरादा भुट्टो साहब का ये था कि जो भी सरमायादारी होनी है वो स्टेट सेक्टर में होगी और जो प्राइवेट सेक्टर उसको ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ थे और सरमायाकारी के मामलात को देख रहे थे? क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम को तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अच्छा, मगर ये था कि नेशनलाइजेशन जो है वो सोशलिस्ट प्रोग्राम होता है। उसके अंदर जो इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री स्पेशली, वो स्टेट सेक्टर में होती है और जो भी कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है उस सेक्टर में होती है। मगर क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी बंद हो चुकी थी, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आती है। तो इसलिए वो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस थे। आज अगर वहाँ हम पहुँच गए हैं तो इसका ये मतलब है आज भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं और हमें मायूस होना चाहिए कि हम यहाँ आ गए हैं, बिकॉज आज उल्टा हो रहा है। उस वक्त नेशनलाइजेशन हो रही थी, आज प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ठीक, तो प्राइवेटाइजेशन अगर हो रही है तो उसका ये मतलब है कि सरमायादारी को और अहमियत दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, सरमायाकारी को और सरमायादारी को, दोनों सरमायादारी करते हैं ना यार। ये भी बात सही है वैसे। हाँ। तो अब बात ये है कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। हाँ। तो अब एक साल हो गया SIFC को और हमें यही कहा गया था आयशा कि इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और मेरा ख्याल है यही एक वादा था जिसकी बिना पर IMF ने फिर ये फ़ैसला किया। SIFC जो है ये कंट्रोल करेगी सब चीज़ें, अहम फैसले, और किसी एक आने जाने वाली हुकूमत के हवाले नहीं होंगे। तो फिर ये ठीक है, ये सही रास्ता इख्तियार किया जाएगा और जो वादे किए जाएंगे वो निभाए जाएंगे। तो इसलिए SIFC का काफ़ी अहमियत भी दी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी। अच्छा। ये मैं पॉइंट को स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ। दो चीज़ों को अहमियत दी गई, एक ये कि प्राइवेटाइजेशन होगी, नेशनलाइजेशन के नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, और दूसरा ये कि SIFC जो है वो चलाएगी एजेंडा प्लानिंग का। ओके। अच्छा, अब ये है कि एक साल हो गया है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई, बातें चल रही हैं कि जी PIA प्राइवेटाइज हो रहा है, डिस्कोस जो है वो प्राइवेटाइज हो रही हैं वगैरह वगैरह,
मगर कोई प्राइवेटाइजेशन 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट भी चली गई है और एक नई गवर्नमेंट भी आ गई है, मगर अभी तक एजेंडे के ऊपर बिडिंग तक नहीं शुरू हुई और अभी तक मामला चल रहा है। और PIA की जो बहुत फ्लैग कैरियर है आपका, जिसकी प्राइवेटाइजेशन होनी थी, वो भी ऐसे लगता है कि अभी भी वो 3, 4, 6 महीने दूर है। अच्छा, तो एक तो ये धचका है। दूसरा ये कि हमें ये कहा गया था पिछले साल, हमारे जो हेड ऑफ SIFC है, आर्मी चीफ, वो गए थे कराची। अब मुझे याद है सितंबर में उनकी एक स्पीच थी वहाँ, जो लोकल बिजनेसमैन के से मिले थे वो, और वहाँ उन्होंने एश्योर किया था कि $50 अरब से ज़ायद वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट आएगी। और वो सरमायादारों को वहाँ इकट्ठा किया गया था टॉप, और उनको कहा गया था कि अब आप फिक्र ना करें, दी इकोनॉमी इज़ इन फर्म कंट्रोल, स्टेबिलिटी आ रही है और इंशाल्लाह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए इसमें। वो सितंबर है, आज होने जा रहा है मई एंड, सो वी हैव डाउन इन 9 months, लिटरली 9 months डाउन द लाइन, एंड ओवर अ ईयर सिंस द SIFC वाज क्रिएटेड। तो द ट्रैक रिकॉर्ड इज़ नॉट सो गुड, बट ये तो पहली बात है। इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP गिर गया। एक दूसरी बात यह है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो इनकरेज करने नहीं आया इन्वेस्टमेंट को, ये भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। ये नहीं कि जी सारा ब्लेम जो है वो हुकूमतों के ऊपर है और सरमायादारी निज़ाम के ऊपर है या सरमायादारों के ऊपर है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। IMF भी नहीं ऐसा प्रोग्राम दे रही है आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, IMF ये कह रही है कि इस वक्त आपको जो लीक्स हैं सिस्टम के अंदर उनको प्लग करना है, टैक्सेशन बढ़ानी है और ग्रोथ नहीं करनी। ग्रोथ नहीं करनी, ग्रोथ के साथ महंगाई आती है जी। जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन गिरानी है, इंटरेस्ट रेट्स को ऊंचा रखना है। इंटरेस्ट रेट्स जितने हाई होंगे उतने लोग कम बोरो करेंगे, बिकॉज इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजनेस वाला 22% पे उधार लेके कैसे अपनी कारोबार चलाएगा। इस साथ साथ बिजली महंगी हो रही है, सब चीज़ें महंगी हो रही है, बिकॉज टैक्सेस कलेक्ट करने हैं आपने जी। तो इसलिए सारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और IMF ने भी ये प्रोग्राम जो बनाया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनाया। तो ये कहना कि जी SIFC कामयाब नहीं हुई इज़ नॉट राइट। इसलिए क्योंकि इरादा भी ये नहीं था कि इस दौर में 1 साल के अंदर जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं हो जाती तो उस वक्त तक एक ग्रोथ नहीं चलेगी, इन्फ्लेशन को गिराना है और स्टेबलाइज करना है। इसीलिए अब वो कह रहे हैं 1.5 से 2% ग्रोथ हुई है जी। ग्रोथ 6%, 7%, 8%, 9% हो तो फिर पता लगता है कि मगर वो तो नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें SIFC का को आप ये ना कहें कि उन्होंने काम कि वो नाकाम हो गई, ये नहीं कहा जा सकता। मगर कहा यह ज़रूर जा सकता है कि एजेंडा जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो स्लो हो गया। प्राइवेटाइजेशन उस स्पीड पे नहीं चली जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर प्राइवेटाइज हो जाता PIA आज तक तो पैसे आने शुरू हो जाते, खसारे कम होने शुरू हो जाते, शायद वो जो ग्रोथ एजेंडा पे आपने वापस जाना है वो शायद चल पड़ता। अच्छा, फवाद साहब जाते हुए कह गए थे 98% काम हो चुका है प्राइवेटाइजेशन का, तो वो अभी तक उसमें रुकावट क्या? हाँ, वो विल डिस्कस दैट। वो नहीं बड़ी रुकावटें। तो अब बात आई कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई? हमें ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया से इतने पैसे आ रहे हैं, दुबई से इतने पैसे आ रहे हैं जी, कहा गया था जी। अभी वज़ीर आज़म भी तो वादा लेकर आए। तो ये वादे तो चल रहे हैं, मगर अब एक नया डायमेंशन आ गया जो उस वक्त सोचा नहीं था किसी ने। वो क्या है नया डायमेंशन? क्या वो नया डायमेंशन ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आपने कंट्रोल कर ली IMF के साथ मिलके, मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो रही। ये फैसला ये हुआ था कि हाइब्रिड रेजीम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएगी। जाहिर है क्योंकि SIFC वाले ही तो इंचार्ज है ना इसके भी। तो उनका ये ख्याल था कि हम अब जो करना है हमने कर लेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। अब पॉलिटिकल क्योंकि इलेक्शन हो गई जी जी जी, अब उन्होंने कहा जी इलेक्शन हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। मगर हुआ ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, जिसकी वजह से वो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो अब ख़तरे में पड़ गया है। बिकॉज IMF का ये एजेंडा था कि हम आपको पैसे दे देते क्योंकि आपने हमें कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप ला रहे हैं, ठीक है, गुड, आप लाएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम पैसे दे रहे हैं आपको, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी, स्टेबलाइजेशन होगी।
आपने वो तो कर लिया मगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, और दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ। अब मैं आऊँगा उसके ऊपर, तो अभी मत पूछिएगा कुछ मुझे, लेट मी फिनिश दिस ट्रेन ऑफ थॉट। आपने ऐसे करना शुरू कर दिया। माइक इज ऑल योर्स। माइक, लीव इट विद मी। ओके, I know you're dying to say something. So many things. Let me finish. But I know that you will answer ultimately. I'll answer your question. तो अब बात ये है कि SIFC जो है has to bring in the money. Privatization has to take off. Political stability has to return. ये एक comprehensive agenda है। अगर political stability नहीं आएगी तो foreign investment नहीं आएगी, foreign investment नहीं आएगी, growth नहीं होगी, growth नहीं होगी, IMF और टफ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी यहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और आवाम के अंदर बेचैनी होगी, और लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। हाँ। तो ये एक विशियस सर्कल बनता जा रहा है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप दिस राइट नाउ। और इस वक्त जो मेन कॉज है, जो कि बात हम पटड़ी पे नहीं मुल्क चल रहा, वो ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि हमारा ख्याल था आ जाएगी। इसलिए SIFC की खामियां अपनी जगह, मगर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप किसी एक चीज़ के ऊपर हाथ नहीं रख सकते कि इसकी वजह से SIFC फेल हो चुकी है, या सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, या ग्रोथ नहीं हो रही। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि जो चीज़ बढ़ रही है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अब आइए आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ। और IMF ने भी अपने लेटेस्ट जो उन्होंने आपको हिदायत की है वो यही की है कि ये जो सारा IMF का एजेंडा है ये सारा डिरेल हो जाएगा अगर सियासी तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई। सियासी स्टेबिलिटी। इसीलिए अब शहबाज साहब पहुंचे हुए हैं दुबई। आगे आर्मी चीफ जो है वो कभी सऊदी अरेबिया में होते हैं, कभी टर्की में होते हैं, कभी जर्मनी में होते हैं। वो सबको यही एक्सप्लेन करने गए हैं कि वी आर गोइंग टू बी अ स्टेबल कंट्री एंड द इंस्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ। ठीक है। तो अब मगर हकीकत ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस वक्त वही जो मैंने कल कहा था कि एक तरफ इरेजिस्टिबल फोर्स है, दूसरी तरफ इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। इरेजिस्टिबल फोर्स आगे बढ़ रही है और अब एक ऐसा क्लैश नज़र आ रहा है जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है कौम के लिए, मुल्क के लिए। और ये जो सारा एजेंडा है जिसके तहत अब ग्रोथ होनी है या नहीं होनी, वो है क्लैश बिटवीन द जुडिशरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं? इसके क्या आगे नताइज निकलेंगे और इसके क्या खतरात हैं और सियासत किस तरफ जा रही है, हमें अब वो देखना पड़ेगा। अब हमें इकोनॉमिक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, अब हमें फोकस करना चाहिए ऑन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा चलें अली अमीन गंडापुर साहब का मिजाज है या वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद ऐसी बातें कर जाते हैं जो इश्तियाल दिला सकती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब को तो हम मुफाहमत के चैम्पियन कह सकते हैं। SIFC में वज़ीर आज़म उसको हेड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इन्विटेशन भेजने में देर क्यों की? उस सूबे को मौका क्यों दिया कि वो अपना बजट बनाने की तरफ चल पड़े? नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है अगेन, मगर आपको याद है मैंने कहा था टॉक फाइट फाइट, याद रहिए मैं हमेशा ये कहता हूं। बिल्कुल। तो सिलसिला वही चल रहा है, टॉक फाइट फाइट। इमरान खान की जो पॉलिसी है वो है टॉक फाइट फाइट। अच्छा, अब वो जब टॉक करते हैं तो जिस किस्म की वो टॉक करते हैं उसका रिस्पॉन्स उधर से जो आता है वो बड़ा हार्ड आता है, बिकॉज ये टॉक बहुत हार्ड टॉक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइट। तो टॉक होती है जो कि एक तरफ नरमी आप शो करते हैं और ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं और नेगोशिएशंस करते हैं, दूसरी तरफ आप हार्ड लाइन में फाइट करते हैं। यहाँ हो ये रहा कि जो टॉक फाइट है ना, वो फाइट ही हो रही है, टॉक हो नहीं रही है। टॉक हो नहीं रही है। खान साहब किसी और ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट किसी और ऑडियंस को अपना बबल है, बायो बबल, और दे आर नॉट मीटिंग टुगेदर टू डिस्कस। हो क्या रहा है उससे ये हो रहा है कि PTI में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ खुशी हो रही है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है कि हमारे से एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करती, ठीक। गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें देती नहीं हमारे पैसे। उधर खुशी हो रही है कि जज हज़रात टिल्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, और एक के बाद दूसरा केस खान साहब का ख़त्म हो रहा है, एक के बाद दूसरा PTI का लीडर बाहर आ रहा है। तो वहाँ इस किस्म की कश्मकश चल रही है, गम खुशी गम। इधर जो है इधर परेशानी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं अभी तक पहुँची, बातें ही हैं, इकॉनमी भी स्टक है,
और अनफॉर्चुनेटली ये क्लैश जो है ये बढ़ती जा रही है, जिसके साथ सारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होता जा रहा है। इस सिलसिले में गढ़ापुर साहब जिस किस्म की बातें कर रहे थे, आपको याद होगा पहले दिन जब उनको बुलाया गया, एनएफसी की मीटिंग थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, तो ये गए थे वहाँ और बड़ी अच्छी इनकी मीटिंग हुई थी। तस्वीर भी आई थी, जब ये छप्पियाँ पा रहे हैं जी, पैसे मिल जाएंगे जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, याद है आपको? तस्वीर आई थी जिसपे एतराज इमरान खान साहब ने किया था, पहले पैसे लेते फिर तस्वीर बनवाते। हाँ, तो खैर बड़े जनाब गुडी गुडी टू शूज, तो मैंने उस वक्त कहा था पैसे कोई नहीं मिलने, याद है आपको? जी बिल्कुल। फिर ये वापस आए तो उनको पता चला कि पैसे कोई नहीं मिलने, फिर इन्होंने गर्जना शुरू कर दिया। जाहिर है अभी भी नहीं मिले ना, अभी भी नहीं मिले, कह दिया था। तो उसके बाद फिर ये बिजली के मामले हुए, फिर गढ़ापुर साहब गरजे के कोर कमांडर कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जाके टेक ओवर कर लूँगा, ठीक है, मगर वो भी फिर क्राइसिस को रोक दिया गया। वो गए वहाँ वो डिस्कोस के पास, उन्होंने कहा जी कर देते हैं लोड शेडिंग जैसे आप कहते हैं, इतने घंटे इधर, तो बैक ऑफ कर गए वो थोड़े से, तो इनको कुछ मिल गया। और ये भी कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे थे, इन्होंने भी कोई रीजनेबल सी बात की थी, ये ना हो के बिल्कुल ही मुस्तरद कर दें, तो रास्ता खुले थोड़ा सा। ठीक। अब क्या हुआ कि इनको जब बुलाया नहीं टू दी मीटिंग SIFC, तो एक तो ये कि उसकी जो हैसियत है वो कमज़ोर हो जाएगी ना, अगर चीफ मिनिस्टर ही नहीं आएगा, और इसीलिए तो बनाई गई थी कि उसके अंदर इंटर प्रोविंशियल मैटर्स भी डिस्कस करने हैं, बिकॉज जो एजेंडा है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोविंसेस आल्सो। अच्छा, तो इनको बुलाया नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ ये एक मैसेज थी कि तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो, जिस किस्म की तुम धमकियाँ देते हो इसको कंट्रोल करो, कि 15 दिन बाद बताऊंगा। ठीक, 15 दिन बाद बताऊंगा। तो इधर से भी ये था कि थोड़ी बहुत तो धमकी देनी थी ना, तो फिर मानना भी था। अब ये आपने मुझे बताया कि गवर्नर साहब ने, और ये वही गवर्नर साहब जिसके साथ तू मैं हो रही थी, कि बंद कर देंगे दाखिला, और हम ये कर पानी रोक देंगे, बिजली रोक देंगे, तो अब वही गवर्नर साहब को दाद दी जा रही है कि जी हाँ गलबात हो गई, टॉक फाइट। तो अब बात ये है कि अब जाएंगे, ये जाएंगे। अच्छा, और वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, नहीं तो वो उनसे पूछेंगे आपने बजट कैसे दे दिया। हाँ, तो वो आगे से मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि ये बजट क्यों उन्होंने दिया। ये मैं समझता हूँ एक ब्रिलियंट मूव थी। अच्छा, प्रेशर टैक्टिक, ब्रिलियंट मूव। क्या पता चला तो सर IMF ये पता ना चलते तो बुलाया ना जाता। अच्छा। क्यों इन्होंने ये पता दिया चला? पता है आपको इस बजट में क्या है? जिसकी तरफ मैं अब आपको तवज्जो दिलाने जा रहा हूँ, बताएं जरा, ढूंढे उसको। ये बजट कैसे बन सकता है प्रोविंस का, जब तक उसके अंदर ये ना पता हो कि फेडरल गवर्नमेंट से कितने पैसे आ रहे हैं। हाँ, यही बात साहब ने कही। हाँ, तो इन्होंने तो खुद लिख दिया है कि इतने पैसे हमने लेने हैं उसके अंदर। बजट उसके बगैर बन ही नहीं सकता। फिर मुझे ये बताएं कि इनको तो उन्होंने पैसे दिए नहीं, और अभी तय नहीं हुआ कि कितने पैसे देने हैं, कब देने हैं, वो तो जब तक कोई समझौता नहीं, थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम नहीं होंगे, उस वक्त तक तो ये पैसे मिलने नहीं है। तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, मेरे बजट में आ गया। हाँ। और उन्होंने कानूनी तौर पे एक बना दिया अपना कागज कि हमने आपसे इतने अरब रुपए लेने हैं, और वो हमने बजट के अंदर फिट कर दिए। और आपने देखा उस पर डेवलपमेंट बजट भी कर दिया, ट्राइबल रीजन्स को भी उन्होंने कर दिया, टैक्सेस भी रिड्यूस करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरा ड्रामा करता है पब्लिक का, और साथ प्रेशर डाल दिया ऑन द फेडरल गवर्नमेंट कि साढ़े पैसे दियो, असी तो बजट पास करता है, साड़ी तो पार्लियामेंट ने बजट पास कर दिया, ये हमारा हक था, हमने लिख दिया आके इसके अंदर, अब आपको देने पड़ेंगे ये। तो इसलिए वी हैव अ क्राइसिस, बिकॉज IMF का जो एजेंडा है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो प्रोविंसेस को पैसे देने हैं वो तो देने हैं, मगर फिर प्रोविंसेस से पैसे वापस भी लेने हैं, बिल्कुल, जो कि कोट अनकोट जिसको कहते हैं सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स ये होता है कि अगर आपने 100 रुपया प्रोविंस को दिया है और साल के बाद उन्होंने 80 रुपये खर्च किए हैं और 20 रह गए उनके पास, तो वो 20 रुपये वापस फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। आमतौर पर वो रख लेते हैं, देते ही नहीं है, वो अगले साल के लिए वो शुरू कर देते हैं। ठीक, तो IMF के एजेंडे के अंदर ये है कि वो जो सरप्लस फंड्स होंगे वो प्रोविंसेस वापस करेंगे। एक ये, दूसरा ये भी होता है आशा कि कुछ पैसे होते हैं वो प्रोविंसेस और इदारे छुपा के रखते हैं, वो बैंक अकाउंट्स में छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है कि कितने हमारे पास रह गए हैं। अच्छा। IMF ने ये कहा कि एक कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए, जितने पैसे जून में रह जाते हैं वो एक फंड में आ जाएं। ठीक है, किसी ने प्राइवेट अपने इंस्टीट्यूशन के अदारे के अंदर वो पैसे नहीं रखने 30 जून, वो एक फेडरल एक कंसोलिडेटेड फंड के अंदर सारे प्रोविंसेस के पैसे आ जाएं, फिर उनको पता चल जाता है कितने पैसे सरप्लस पड़े हुए हैं, ठक करके और खींच लेते हैं। अच्छा, अपना IMF का एजेंडा
टैक्स टारगेट्स, डिफिसिट टारगेट्स, खसारा, सबको फिट करने के लिए वो पैसे खींचते। पहले ये पता ही नहीं चलता था। कुछ फौज के इदारे थे, कुछ जजेस के इदारे थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी के इदारे थे, कुछ गवर्नमेंट के अपने इदारे थे। लीकेजेस थी वहाँ नहीं लीकेजेस थी, वहाँ पैसे पड़े हुए थे और वो अच्छा। रहते हैं वहाँ, बताते ही नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे हैं। तो फिर बाद में उनको क्या करते हैं? वो खर्च कर देते हैं अगले साल। तो हर साल कुछ कैरी फॉरवर्ड रखते हैं, ओके, ताकि यार कल तनख्वाह पैसे ना आए तो तनख्वाह कितने देंगे। ये ब्यूरोक्रेसी का पुराना है स्टाइल, बतीरा कि पीछे रखो कोई पैसे, कल नू कोई मसला बन गया साढ़े तनख्वाह देना ना बंद हो जान। अच्छा, तो वो कोई 15-20% पीछे रख लेते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट और IMF ये कह रहे हैं इधर ले आओ ना जरा, हवाले करो। तो पहले तो पता ही नहीं चलता है कितने हूँ वो कहते हैं कानून पास करता है कंसोलिडेटेड फंड में डालें। तो मैं समझ रहा हूँ इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। गंडा साहब ने जो किया काम कि अपना बजट अनाउंस कर दिया, उस पर डाल दिया है कि इतने पैसे हमें आएंगे वहाँ से। और दूसरा जो धमकी दी उन्होंने, वो तो लोगों ने नोट ही नहीं किया। क्या उन्होंने कहा? जी हम अपनी रॉयल्टीज जो है वो बढ़ा रहे हैं, जो पानी बिजली वहाँ से बनती है, just like the case of बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज डिफरेंट, बट वहाँ से पानी, वहाँ से बिजली, वो कह रहे हैं बटन हमारे पास है बिजली का। यहाँ रॉयल्टीज मिलती हैं, जैसे सिंध को रॉयल्टीज मिलती हैं और गैस इन सिंध। तो इन्होंने अपनी रॉयल्टीज का रेट जो है बढ़ा दिया है। अब पहले अगर इनको X% मिलता था फेडरल गवर्नमेंट से, जितनी पानी या बिजली लेते थे KP से, ठीक, तो अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया, खुद ही यूनिलैटरली बढ़ा दिया रॉयल्टी का रेट। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि और वो पैसे मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, ओवर एंड अबव द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, वो रॉयल्टीज भी ज़्यादा मांग रहे हैं। यूनिलैटरली ये फैसला कर दिया, एक किस्म का यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इन इकोनॉमिक टर्म्स। वो कह रहे हैं जी ये साढ़े पैसे ने, ये साड़ी अमानत है, ये साढ़े असासे ने, कहते ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ पैसे लवांगे, इस तो घट नहीं लवांगे, दियो सानू। हालांकि ये सारा फेडरल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर फैसले करते हैं, मगर इन्होंने यूनिलैटरली ये फैसले कर दिए तो कि हमें इतने पैसे मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से ऑन NFC अवार्ड, इतने पैसे हम रॉयल्टी से लेंगे, पहले इतने से अब इतने लेंगे। बजट तो इस बेसिस के ऊपर बनाया उन्होंने, तो क्या जो भी तय नहीं हुआ इन्होंने बजट बना दिए। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मामले को लेकर कि दोबारा बजट देना पड़ सकता है वो, या वो इसी पर अमल करेंगे? नहीं देखें, वो तो अब उन्होंने बजट तो दे दिया ना, इट्स लीगल डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो पास हो गया पार्लियामेंट में। अब वो जाएंगे कहेंगे जी हमने तो पास कर दिया, हमें दें। तो ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम नहीं दे सकते, फिर तो वो कहेंगे हमने तो पास कर दिया। तो फिर ये लड़ाई झगड़े चलेंगे, बिकॉज द मनी इज सपोज टू कम ओवर द होल नेक्स्ट 12 months। तो ये फिर मामला चलेगा, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी इनका जो बजट के अंदर वो पैसे जो इन्होंने लिखे हैं कि हमें मिलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानेगी, IMF नहीं मानेगा, तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो मगर ये इट वाज जैसे कहते हैं अच्छा पता चला फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है कि जी हम पहुंचे वहाँ, जाके वहाँ लड़ेगा ये। तो ये बताएं कि कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डायरेक्शन IMF की तरफ से आ सकती है इस बजट के बाद के पीके? नहीं, IMF का तो बड़ा सीधी सी बात है, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुखाखा की है, अब डील करो। चलो ठीक है डील करो। सो ये है, देखिए बाद में मैं आपको बता दूं, सिंध वाले भी नहीं मानेंगे बात। किस पे? फेडरल गवर्नमेंट की। अच्छा, सिंध वाले भी नहीं मानेंगे, ना प्राइवेटाइजेशन मानेंगे, ना NFC अवार्ड की बात मानेंगे, ना सरप्लस फंड्स की बात मानेंगे, सिंध भी नहीं मानेंगे। हाँ तो सही है ना, जो प्रोग्राम तो ये आगे बड़ी मसले, नाजुक सूरत हाल और पेचीदा भी, और उसकी कड़ियाँ क्या क्या हैं, जो क्लैश या कोलिजन की बात हो रही है और जिसको बैरिस्टर गौहर ने क्लैश ऑफ द टाइटन्स बोला, उसकी सिचुएशन क्या सूरत इख्तियार कर सकती है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, आपने जो नक्शा खींचा वो तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, लेकिन कल भी आपने मूवेबल इरेजिस्टिबल फोर्स की बात की और कोलिजन की बात की, एक बार फिर आप क्लैश की बात करें। बात यह कि PTI भी कहीं ना कहीं इशारे देती है कि भाई हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन होता मामला उसके बरक्स है। अब ये पुशबैक वर्सेस पुशबैक दोनों तरफ से बेशक ढाल इस्तेमाल करते हुए है, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा और कर कौन रहा है ख़राबी ज़्यादा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब ये सियासी इंस्टेबिलिटी टॉप ऑफ द एजेंडा आ गई है जी। बैरूनी मुल्क भी इसकी तरफ देख रहे हैं, IMF भी इसकी तरफ देख रही है, और हमारी आवाम भी इसकी तरफ देख रही है कि इसका मसला हल कैसे होगा। ये हल नहीं होगा अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी सियासी तौर पे, तो इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्योंकि इन लोगों ने जो वादे किए थे ना,
फॉरेन कंट्रीज़ के साथ और IMF के साथ और डोनर्स के साथ, वो यही था, गली कोई नहीं, वी गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, इलेक्शन हो गए, अल्लाह खैर सल्ला, एंड ट्रबल मेकर्स आर इन प्रिजन एंड वी गॉट अ फर्म कंट्रोल एंड वी मीन टू स्टे एंड एवरीथिंग इज फाइन। अब वो नॉट एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एंड वाई, क्यों नहीं एवरीथिंग फाइन? पहली दफ़ा मेरा ख्याल है जुडिशरी जो है वो एक बगावत की स्टेज में है। आज मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ। मैं कब से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी की सोर्स जो है वो आएगी अदालतों की तरफ से, और उसके रीजंस भी मैंने दिए हैं, मगर किसी ने सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। इब्तदाई शोज से आप कह रहे हैं? मैं कब से कह रहा हूँ, 2-3 माह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंतज़ार करें, यहाँ से आएगा, और वजह भी बता रहा हूँ। आज हमें नज़र आ रहा है कि वो पहुँच गए हम वहाँ। सिर्फ एक बात नहीं, 2-3 चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हाई कोर्ट में ISI को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेटिंग ही है ना कि सेक्टर कमांडर को बुलाएं, मैं उससे ये पूछेंगे जी। और आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि इनकी क्या रोल है और एजेंसियों का क्या रोल है और ये करते क्या हैं, इनके पास पैसे कितने होते हैं, ये सारी बातें सवाल एक जज साहब ने ये पूछ लिए। ये अनहर्ड ऑफ, इज अनप्रेसिडेंटेड। एजेंसियाँ हमेशा हर दुनिया में खुफिया होती हैं जी। यहाँ हमारी अदालतें जो हैं ये कह रही हैं कि बाहर आएँ आप, हमें दिखाएं आप हो कौन, करते क्या हो, कैसे करते हो, कितने पैसे, कहाँ से पैसे आते हैं, क्या बजट है, आपकी रिट क्या है, क्या नहीं है। ये सवाल सीक्रेट एजेंसी से नहीं पूछे जाते, ये पूछे जा रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, मैं आपको बता दूं। अच्छा। इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है खुश नहीं हो सकती, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल होता है वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स होता है, कभी सामने नहीं होता। और अब अदालतें जो हैं एक एक करके चैलेंज कर रही हैं। कभी बाबर सत्तार साहब चैलेंज कर देते हैं, कभी अतर मिनल्ला साहब चैलेंज कर देते हैं, कभी अब कियानी साहब ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। एक एक करके लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं, जजेस। दीज आर इम्पोर्टेंट सीनियर जजेस। और तो एंड ऑब्वियसली इनका जो नेट इफेक्ट है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो फुटप्रिंट है ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन पॉलिटिक्स, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिड्यूस करना। And the judges are now one by one standing up and asking questions. And मैं समझता हूँ this is heading into a disaster zone. Disaster zone. मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी establishment इस किस्म का चैलेंज नहीं मानती। वो सारी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, उन्होंने एक तरीके से डील किया है, कोई थोड़ी बहुत लचक भी दिखाई है, कभी कभी नहीं दिखाई। जब वो ख़त्म हो जाती है उनकी लचक, तो वो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर देते हैं। 3 दफ़ा तो मार्शल लॉ लग चुके हैं इस मुल्क में जी, ठीक है ना। और उस वक़्त ये भी कहा जा सकता था कि इंटरनेशनल के हक़ में नहीं थी। एक आध दफ़ा तो शायद थी, एक आध दफ़ा नहीं भी थी, ठीक। तो फिर भी मामला चला, फिर भी मामला चल पड़ा। तो वो बाद में देखते हैं, वो कहते हैं ना क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो पहले कर देते हैं, कूद जाते हैं, फिर देखते हैं कि जी देखी जाएगी जो होगा। हम अब बात यह है कि इस वक्त मेरी सेंस ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम इस मईशत को चलाना चाह रहे हैं, हम इस पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और हमें किया नहीं, हमें रोका जा रहा है। और रोकने वाले 2 इदारे हैं, एक है जुडिशरी और एक है PTI। बाकी सारे जो पार्टीज हैं वो सारे हमारे साथ हैं। अच्छा। और मगर ये 2 जो हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, और ये बेसिकली दे आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को कभी ऐसे चैलेंज नहीं हुआ, भुट्टो साहब ने भी नहीं ऐसे चैलेंज किया था, नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसे चैलेंज नहीं किया था। उसकी वजह कि जब भी भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब चैलेंज करते छोटा मोटा, तो अदालतें उनके साथ नहीं खड़ी होती थी, अदालतें एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती, तो वो फारग हो जाते थे। हाँ। इस दफ़ा सिचुएशन बदल चुकी है, और ये दिन ब दिन और बिगड़ेगी इन माई व्यू। ओके, तो इसका ये मतलब है वी आर हेडेड इनटू अ वेरी डेंजरस प्लेस। तो 29 तारीख को उस डेंजरस प्लेस में ना ग्रोथ होगी, ना IMF रहेगा, ना सऊदी अरेबिया आएगा, ना दुबई आएगी। हाँ। और दे विल बी टोटल chaos। ओके। अच्छा, अब बात यह है कि क्या ये रुक सकती है? हाँ। क्या एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे, जुडिशरी पीछे हटे, खान साहब पीछे हटे? बिकॉज ये 3 फोर्सेज है ना इस वक्त। खान साहब पीछे हटने का तो नज़र नहीं आ रहा। जिस मूड में जुडिशरी है वो हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ रही है जी। और उधर से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी एक मीडिया के ख़िलाफ़, इंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ एक कानून लाने की कोशिश कर रही है लोगों को रोकने के लिए, वो क्लैम्प डाउन कर रही है जी, ठीक है। और इधर से ये आज़ादी
कि झंडे उड़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है। सो आई फियर दैट वी आर हेडेड फॉर अ क्लैश। हाँ, ये भी खबर आई थी कि 6 जजेस के ख़त के बाद जो राणा साहब का फार्मूला था कि बैक चैनल इसको सॉल्व किया जाए, वो भी कामयाब नहीं हुआ, जजेस नहीं माने। अच्छा, अब ये है कि एक तरफ तो ये भी अब प्रपोजल्स आ रही हैं कि एज लिमिट बढ़ा दी जाए जी, 68 कर दी जाए, कर दें उसकी। तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ एक्सटेंशंस हो जाएंगी। मगर क्या उसके साथ मसला हल होगा? आई डोंट थिंक सो। हमें ये पता है कि इससे पहले जैसे बेंचेस बन रहे थे बंदियाल साहब के ज़माने में, वो बड़े प्रो पीटीआई बेंचेस बन रहे थे। साकिब निसार साहब का दौर देख लें, जुडिशरी की। तो जब वो अब जो बेंचेस बन रहे हैं, वो लोग जो कि पीटीआई के प्रो थे, वो उनके तो बेंचेस ही नहीं बन रहे। अब तो वो उनके बेंचेस बन रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और वो इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पीटीआई, इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पीटीआई, क्योंकि फैसले तो उधर ही जा रहे हैं जिस पे नून लीग बहुत तिल मिला रही है। अच्छा, तो अब वी आर हेडेड फॉर अ वेरी बिग क्राइसिस। एंड जब इस किस्म की क्राइसिस आती है तो फिर होता क्या है? मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। ओके, आई थिंक दैट यू कैन नॉट रूल आउट नाउ। मैं आज बड़े खुल के ये आपसे कह रहा हूँ, और मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये पीछे ना हटे, सारे खान साहब पीछे ना हटे, केपी गवर्नमेंट पीछे ना हटी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे ना हटी, जजेस पीछे ना हटे, अगर ये पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होती गोइंग फॉरवर्ड, और ये ऐसी मामला चलता रहा, कोई चीज़ आयशा रुकी नहीं रहती, या बेहतरी की तरफ जाती है या ख़राब होती है। ये नहीं होता कि स्टेशनरी हो जाए। लाइफ इन पॉलिटिक्स इज डायनामिक, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग। डायनामिज्म का ये मतलब है या वो बढ़ेगी ये क्राइसिस या कम होगी, यहाँ नहीं रहेगी। ये अनस्टेबल स्टेट है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम जैसी चीज़ ही नहीं होती साइंस के अंदर। इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं। जैसे वो पेंडुलम नहीं होता घड़ी का, पुराने ज़माने की घड़ियों के पेंडुलम्स थे, ऐसे ऐसे चलते थे, तो वो सेंटर का इक्विलिब्रियम होता है, मगर वहाँ आके खड़ा नहीं होता वो पेंडुलम, मूव करता। तो अब ये है कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी। और अगर ये पेंडुलम ऐसे ही मूव करता रहा तो फिर ये, मेरा ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू थिंक ऑफ सम मेजर। और जजेस को रोकने का मेजर, और जो आज़ादी की इस वक्त जो ख्वाहिश है आवाम के अंदर, और पीटीआई जिसको पुकार रही है, उसके लिए इमरजेंसी विल हैव टू बी इम्पोज्ड। ओके, वेदर इट विल बी अ फाइनेंशियल इमरजेंसी और इट विल बी अ जनरल इमरजेंसी और इट विल बी सम स्पेशल इमरजेंसी, आई कांट से। मगर क्या जब इमरजेंसी लगेगी तो बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी। मगर अगर मसला अभी हल नहीं हो रहा तो मैं ये समझता हूँ इमरजेंसी के साथ भी मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी की आज़ादी के ऊपर पाबंदी, इवन इन इमरजेंसी कुछ पावर्स उनके रह जाते हैं मगर कुछ नहीं रहते, मगर फिर भी उनके पास ये हक होता है टू स्ट्राइक इट डाउन। मुशर्रफ की इमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था ना, जी बिल्कुल। तो इमरजेंसीज कैन आल्सो बी स्ट्रक डाउन बाय द जुडिशरी। तो फिर मसला तो हल ना हुआ। अच्छा, तो मसला फिर हल कैसे होगा? पर तो एक ही सूरत होती है जहाँ जुडिशरी को फारग कर दिया जाता है। पर जलते सबको फारिग कर दिया जाता है, मतलब जुडिशरी को फारग किया जाता है ना, कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है। ठीक है, और वो कानून कोई और कानून होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं होता, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होता है। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है वो। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैं एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप, जिसमें मैं पीटीआई की लीडरशिप, और जिसमें मैं जुडिशरी की लीडरशिप, मैं ये मेरा आज का एनालिसिस है कि अगर ये नहीं सुधरेंगे, अगर इसी तरीके के साथ तीनों इदारे जो हैं ऐसे ही चलेंगे, तो फिर वी आर हेडेड फॉर दैट अदर थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, बट उसका क्या होगा वो बाद में किसी वक्त देखी जाएगी, वो आपने कहा ना ब्रिज। मगर ये अगर कुछ लोग समझते हैं और नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी, फलाना नहीं मानेगा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आपको कि ये जो सारी जो SIFC है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेवरेट चाइल्ड है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त चाहती है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट डिफॉल्ट and should not be subject of riots and instability. Okay. और वो they will support anything
इन रियल लाइफ, ऊपर से जो मर्जी कहें, अंदर से वो दे विल सपोर्ट एनीथिंग टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन दिस कंट्री। एंड उनको आज़ादी और फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन इतनी प्यारी नहीं लगेगी उस वक्त। ये मैं आपको ये सारे दौर हम देख भी चुके हैं, ये सारी बातें हम सुन भी चुके हैं, लेकिन हुए इस्लाफ ये तो आपने जाना है इस सारे क्लैश में। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब सेठी साहब से आपके सवाल। अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 वर्स्ट पासपोर्ट में से एक है और वो चौथे नंबर पर है इस वक्त। उम्मीद यही की जा रही है जो नेक्स्ट जो रैंकिंग आएगी उसमें 1 या 2 में से किसी एक नंबर पर होंगे। और शुमाली कोरिया जैसा मुल्क का जो पासपोर्ट है वो हमसे बहुत बेहतर है इस वक्त। जो कुछ हम मजीद इस मुल्क के साथ कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, मजीद हम जाना कहाँ चाहते हैं और हमारा लास्ट स्टॉप क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है? जी मेहरबानी, थोड़ी सी तारीख। पासपोर्ट 1973 से पहले किसी को अगर पासपोर्ट पाकिस्तानी चाहिए होता था 2 साल लगते थे। हमें पूछिए, हमने जब यूनिवर्सिटी जाना था तो 2 साल लगे थे पासपोर्ट लेने के लिए। मैं लेट 60s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पासपोर्ट लेना वाज नॉट अ राइट। उसके बाद भुट्टो साहब आए और सबसे पहला जो उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी का हक बनता है पासपोर्ट लेना। उससे पहले हक नहीं था। और क्यों उन्होंने किया? बहुत फार रीचिंग सोच थी। 1973-74 में मिडल ईस्ट के अंदर ऑयल क्राइसिस थी, जिसमें फ़ैसला ये हुआ कि ओपेक बनेगी और ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ अपने ऑयल के ऊपर अपना हाथ रखेंगी, अपनी रिसोर्स के ऊपर, और वो पैसे जो है अपने डेवलपमेंट पे लगाएंगी। उस वक़्त मिडल ईस्ट के पास पैसे आ गए, ऑयल कंट्रोल किया उन्होंने और उन्होंने अपनी डेवलपमेंट शुरू की। और उस वक्त उन्हें लेबर की ज़रूरत थी और ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक से ही उनकी पहली चॉइस थी। एंड सो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपको पता है इंडिया के अंदर भी बहुत मुसलमान हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने पासपोर्ट्स मुहैया किए लोगों को, लोग गए मिडल ईस्ट में और वो आज तक वहीं हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पासपोर्ट की बैकग्राउंड है कि इन मुल्कों ने हमें वेलकम किया और हमारे जैसे लोगों, हमारे जैसे मुल्कों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनकी कंस्ट्रक्शन में और इनकी डेवलपमेंट में। आप तो और भी किस्म की कंट्रीब्यूशन हमारे कर रहे हैं, अमीर लोग जाके वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। मगर आज जो पासपोर्ट की सिचुएशन है वो ये है कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट रिस्पेक्ट अमंग्स द कॉमिटी ऑफ नेशंस। हम, दुनिया हमें चोर समझती है, दुनिया हमें एक समझती है, दुनिया हमें अनस्टेबल समझती है। वो कहते हैं कि मिडल ईस्ट में इस्लाम आया, सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तानी हमसे भी बड़े मुसलमान बनते हैं, हमें अब ये इस्लाम सिखाना चाहते हैं। और अब क्या होना शुरू हुआ है कि जहाँ भी कोई पहले टेररिस्ट का एक्ट होता था तो लोग समझते थे कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से। कोई नहीं ये कहता था कि किसी और मुल्क से। कोई मलेशियन का तो नाम नहीं आता था, टर्किश का तो नाम नहीं आता था, सीरियन का अब आना शुरू हुआ है, उस वक्त तो नहीं आता था। सारे जो एक्सट्रीमिज़म थी वो हमारे जैसे मुल्कों से आ रही थी। ब्लास्फेमी लॉज, ऑनर किलिंग्स, हदूद ऑर्डिनेंसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ शुरू हुई। तो ये क्रिएटेड अ वेरी बैड इम्प्रेशन इन द वेस्ट। फिर हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो पुरानी जनरेशन जो है वो अभी भी ये सारा कल्चर साथ लेके जाते हैं। उस वक़्त एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी फ्रांस के अंदर और यूके के अंदर कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं क्या वो गेटोआइज होने चाहिए, अपने अपने इलाके बनाने चाहिए जहाँ उनका कल्चर और उनका सियासत वहाँ चले, या ये कि उन्हें एसिमिलेट होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए इनटू द कल्चर जहाँ वो गए। कि वहाँ अगर आप यूके में गए हैं तो आप ब्रिटिश सिटीज़न बने, हमारा ब्रिटेन का जो कल्चर है अपना मज़हब रखें, मगर जो सेकुलर कल्चर है वहाँ का, जो लिबरलिज़म है वहाँ की, उसको इख्तियार करें, वो अपना बनाएं। मगर नहीं, हमने क्या किया कि हमने गेटोज़ बना लिए। एक शहर में गए, उस शहर में सारे पहुँच गए, वहाँ अपने अपने बना लिए और वहाँ यहाँ की जो प्रैक्टिसेस थी कल्चर की वो वहाँ साथ ले गए और वहाँ आप एक आइसोलेटेड ग्रुप बन गए। कितने पाकिस्तानी हैं यूके के अंदर जो जिनके दोस्त यार जो है वो गोरे ब्रिटिश हैं? बहुत कम। पाकिस्तानी आपस में ही मिलते हैं। इंडियंस ऑन द अदर हैंड या बांग्लादेशीज़, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपस में मिलते हैं,
वो गोरों से भी मिलते हैं, फ्रांसीसी से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके साथ यारी दोस्ती है। हमारे यहाँ ये है कि हम वी एंड अप इन गेटोज़, कल्चरल गेटोज़। और फिर ये कि हमारी जो ऑनर प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम वहाँ साथ ले जाते हैं। इसीलिए वहाँ से ज़बरदस्ती शादियाँ करवाते हैं, और नहीं करवाते तो बच्चियों को उठा के पाकिस्तान ले आते हैं, यहाँ ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं और वो ब्रिटिश सिटीजन्स होती हैं। इस किस्म के कितने केसेस। सो हमने अपने ऊपर सारा वक्त कुल्हाड़ी मारते रहते हैं अपने पाँव के ऊपर। अब लेटेस्ट ये हुआ कि हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ हम अपनी सियासत भी साथ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत वहाँ ले जा रहे हैं। यूके में आप चले जाएं, पुलिस तंग आई हुई है, नाक दम किया हुआ है पाकिस्तानियों ने, वहाँ अपनी सियासत वहाँ ले गए हैं। नेबरहुड जो है वहाँ कीमतें गिर गई हैं प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पाकिस्तानी लीडर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जिसके बाहर हर रोज़ एहतजाज होता है, गाली गलोच होती है और पुलिस को वहाँ पहरे देने पड़ते हैं। और कोई कम्युनिटी ऐसी बात नहीं करती, ये हम करते हैं। दुबई के अंदर आप सियासत, वहाँ सियासी रैलीज आपने शुरू कर दी और उन्होंने आपको वार्न किया है कि यहाँ नहीं चलेगा, हम नहीं इजाज़त देते, आप फिर भी वही करते हैं। आप अपनी सियासत, अपनी कल्चर, अपना मज़हब साथ ले जाते हैं, मगर वहाँ का जो सियासत है या जो मज़हब है या कल्चर है उसको नहीं अपनाते, जिसकी वजह से एक क्लैश बन जाती है। उनको इनसिक्योरिटी फील होती है आपसे। इंडियन से नहीं होती, श्रीलंकन से नहीं होती, बांग्लादेशी से नहीं होती, इथोपियन से नहीं होती, अफ्रीकन से नहीं होती, आपसे होती है। तो इसलिए आपके पासपोर्ट की अहमियत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मुझे वो दिन याद है कि जब मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट था, मैं स्टूडेंट बन के जब गया तो मुझे कहीं कभी वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। मैं उठता था, फ्रांस चला जाता था, मैं उठता था, बेल्जियम चला जाता था, ऐसे वो पासपोर्ट ऐसे खुलता था, ऐसे मोहर लगती थी, अंदर चले जाते। अब ये होता है कि वो 10 दफ़ा फिंगर प्रिंटिंग लेते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, 100 सवाल पूछते हैं। हालांकि मेरे पासपोर्ट के अंदर 40-50 साल के वीज़े लगे हुए, वो फिर भी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, तो ये हमारी अपनी ये खुशफहमियाँ समझें या अपना हमारी एक पर्सनालिटी है हमारी कौम की, जिसकी वजह से हमने डिस्क्रेडिट कर दिया, अपना किया धरा है, अपना किया। तो इसको अंडू करने का यही मुझे सूरत नजर अच्छी निजात की जाए और उस दौर में वापस जाया जाए जब वीज़ा फ्री फिर सकते थे। अच्छा महताब कासिम साहब, क्विकली क्या जानना चाहते हैं? आपको कभी मैंने किसी दूसरे शो में एज ए गेस्ट, एज ए स्पीकर नहीं देखा, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है या चिड़िया ने मना किया हो आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि समा ने मुझे मना किया हुआ है कि आप किसी और चैनल पे जाके अपना तबसरा या तज्जिया नहीं देंगे, हम एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं। तो ये तो मुझे बात समझ भी आती है कि अगर मैंने कहीं और जाके बात करनी है तो फिर यहाँ मैं क्या बात करूँगा। दूसरी बात ये, मुझे कभी शौक़ ही नहीं था कि अपने आप को ओवर प्रोजेक्शन देनी। बड़े लोग बीपर मांगते हैं, कुछ जिसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, मगर मैं फिर भी इनकार कर देता हूँ। अब मैं नहीं समझता कि एंकर्स को अपने शो के अलावा भी हर जगह पे लपक के कूद के वहाँ पहुँच जाना चाहिए और हर जगह पे बैठ के तबसरे करने चाहिए। अपने आप को प्रोजेक्ट इतना नहीं करने की ज़रूरत। आप जहाँ भी बैठते हैं काफ़ी है, 3 दिन आना, 4 दिन आना, ये भी ज़्यादा है। दुनिया में कभी भी ऐसे नहीं है कि जी एक एंकर जो है 6-6 दिन 4-4 दिन बैठे हुए। मैं तो मर के 3 दिन बैठता हूँ, उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कहना क्या है। इसलिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ओवर प्रोजेक्शन एंड जो भी मेरा तज्जिया है मैं आपके सामने इन्हीं दिनों पे करना चाहूँगा। मैं आजकल खाने शादी ब्याह में बुलाए जाते हैं, वहाँ ओ सेठी साहब दसो हो की रहा, और मैं क्या मेरा शो देख लो, नहीं तो फिर 5 लाख रुपया कटो तो मैं तो अंदाज़ देना की हो रहा है। नहीं तो मैं नहीं इंटरेस्टेड थे डिनर टॉक करने वास्ते। ओके, सो मयार को प्रेफरेंस, मतलब मैं मजाक करता हूँ 5 लाख रुपये, मैं कहता हूँ जी छोड़ो परे, शो देख लीजिएगा। ठीक है, मिल गया हमें जवाब। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।